हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई को होने वाला है। तो पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए हम लोग सीडीपी की क्लास करने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड होने वाली है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बाल्यावस्था से क्या अभिप्राय है। तो यह एक सामाजिक संरचना है, यह एक शारीरिक संरचना है। ये बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय जाना शुरू करने तक की अवधि को अभिलक्षित करने वाला चरण है। अगला क्या दे रखा है, चौथा पॉइंट ये है कि यह विकास की एक अवधि है जिसमें सिर्फ देखिए सिर्फ केवल ही मात्र एकमात्र वो नहीं मानेंगे, वो गलत हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ गया। ठीक है, फिर क्या आ गया कि ये एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था जो है ये एक शारीरिक संरचना तो है नहीं। बाल्यावस्था हम कहेंगे जब बच्चा जो है वो समाज के द्वारा सीखना शुरू करता है। ठीक है, तो ये एक सामाजिक संरचना आएगा। ठीक है, चलिए अब जो आंसर भाई माना गया है सीबीएसई के द्वारा सही, वही तो हम लोग करेंगे ना आंसर। ठीक है, सेकंड में आ जाते हैं कि बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य। मतलब बाल विकास क्या है, बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं, बच्चे को एक दैहिक के सत्व रूप में देखते हैं, बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। तो बाल विकास जब होता है वो बाल्यावस्था में ही होता है ना बालक का, तो वो बालक जो है वो एक सांस्कृतिक व सामाजिक संरचना के द्वारा ही सीख पाता है। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपस में रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, रचनावादी संरचना में बच्चे के रूप में देखा जाता है। जब रचनावादी संरचना होती है तो बच्चे को हम किस रूप में देखते हैं, ब्लैंक स्लेट जिसका जीवन पूरी तरह से उनके अपने अनुभव से आकार लेता है, एक समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषक, एक सामाजिक प्राणी जो निष्क्रिय अभिग्राह है, एक जैविक प्राणी। ठीक है, एक जैविक प्राणी जो उच्च श्रेणी की नैतिकता से के साथ जन्मा है। तो क्या करेंगे, देखिए बच्चा जो है वो एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में हम इसलिए देखेंगे, तभी तो बच्चा जो है जब अन्वेषक करेगा, खोज करेगा, तभी तो बच्चे की जो रचनावादी दृष्टिकोण है वो विकसित हो पाएगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़ लीजिए पहले। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है। आप जानते हैं जीन पियाजे जो हैं इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, संवेदी हो गया आपका एक, ठीक है, संवेदी हो गया, और क्या है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो अमूर्त संक्रियात्मक जो आपका आखिरी में आता है, जो 11 से जो कि आपका क्या होता है 11 से 18 के बीच में हम बोल सकते हैं, या 11 से उससे ज़्यादा। ठीक है, देखिए ये सारी अवस्थाएं दे रखी है ना। तो अमूर्त सोच, देखिए अमूर्त इसमें आपका आ भी रहा है। औपचारिक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वो अमूर्त सोच विकसित कर पाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, क्या कह रहा है प्रश्न, अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती है और बिल्कुल उसी की तरह चरण अपनाकर केक बनाती है। इसी तरह की सीखने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। चलिए देखिए, आपको क्या करना है कि अपने आंसर्स को अपने माइंड में भी करना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो शास्त्रीय अनुकूलन, अवलोकन अधिगम, अंतर्दृष्टिकोण अधिगम, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, क्या लगाएंगे इसके लिए। तो बच्चा क्या कर रहा है, अनीता जो है वो देखकर सीख रही है ना, तो हम लोग अवलोकन अधिगम की ओर बढ़ जाएंगे। अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न है, एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी के मनके और 2 सफ़ेद रंग के लकड़ी के मनके दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है, डैश तुम्हारे पास सफ़ेद लकड़ी के अधिक मनके हैं, भूरे रंग के अधिक मनके हैं। मतलब कि बालक से ही पूछा जा रहा है, देखिए 20 भूरे रंग के दिए हैं और 2 सफ़ेद रंग के दिए हैं। तो बालक क्या कह रहा है, बालक कहता है भूरी रंग के मनके अधिक हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में, भाई 2 और 20 में जो है वो अंतर कर पा रहा है, तो बालक जो है वो किस अवस्था में आएगा। संवेदी में तो केवल बच्चा जो है वो इंद्रियों के माध्यम से, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बता पा रहा है कि 20 और 2 में क्या अंतर है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है। क्या कह रहा है प्रश्न? लेव वाइगोस्की के अनुसार एक शिक्षिका का प्राथमिक भूमिका क्या है? वाइगोस्की के अनुसार जो शिक्षिका होती है उसका प्राथमिक कार्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को सूचना हस्तांतरण करना और हूबहू पुनरुत्पत्ति पर बल देना। बल देना कहीं आ जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड है, आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं करना है। बच्चों को चिंतन को आलम्बन पाठ प्रदान करना। देखिए, पाढ़, स्कैफोल्डिंग, मचान, इस सब की बात की है वाइगोस्की ने। हम अगले ऑप्शन की ओर बढ़ जाते हैं, फिर आप आंसर देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दे रखा है? देखिए, बच्चों को चिंतन के लिए आलम्बन पाठ प्रदान करना, इनाम व सजा का उपयोग करके बच्चों के अधिगम को प्रोत्साहन करना, बच्चों के स्मरण कौशलों को बढ़ाना। ठीक है, तो वाइगोस्की की बात की गई। वाइगोस्की ही हैं जो पाढ़ आलम्बन के लिए बात करते हैं कि शिक्षिका हो या शिक्षक हो, उसका पहली भूमिका जो है वो बच्चों की मदद करे, पाठ प्रदान करे कि किस प्रकार से हल करना है प्रश्न को, है ना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो लेव वाइगोस्की जहाँ पे आ जाएं भाई, तो ये बात करते हैं किसकी? सामाजिक, सांस्कृतिक और लैंग्वेज, भाषा की बात करते हैं। SSL की बात करते हैं, तो सामाजिक अंतःक्रिया आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये जीन पियाजे बात करते हैं परिपक्वता की, संज्ञानात्मक की। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9। एक किशोर विचार करता है, यदि हिंज, ठीक है, हिंज अपनी पत्नी को बचाने के लिए सब कुछ नहीं करता है तो वह किसी मूल्य को जीवन से अधिक मूल्य देता है। हिंज जो है वो, उसकी वाइफ बीमार होती है, वह उसके लिए क्या करता है कि चोरी करके दवा लाता है। ये वह स्टोरी पे बेस्ड है। तो ये प्रतिक्रिया जो है वो नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शाती है? तो ये आपके स्तर दे रखे हैं। ठीक है, स्तर देख लीजिए कौन कौन से स्तर दिए हुए हैं। सामाजिक व्यवस्था अनुरक्षण अभिमुखता, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिमुखता। ये विकास, ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिए गए हैं? ये दिए गए हैं कोलबर्ग के द्वारा। कोलबर्ग ने जो है वो 6 चरण दिए थे आपके। ठीक है, सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो क्या लगाएंगे आंसर इसका? आपको क्या आंसर लग रहा है? हिंज जो है वो सामाजिक अनुबंधन के कारण ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, नैतिक विकास के किस स्तर को दर्शा रहा है? तो ये सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता को दर्शा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है। क्या कह रहा है प्रश्न देख लेते हैं। प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पड़ जाते हैं, तो एक साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होता है। यह क्या दर्शाता है? पिछली विद्यालय प्रथाएं और विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन है, या फिर आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं कि घर और विद्यालय में सांस्कृतिक असतता है, विद्यार्थी की शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता है। तो हम इसके लिए ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे? विद्यालय व्यवस्था जो है वो लचीलापन है उसमें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 11वां है। देखिए, पूरे क्वेश्चंस आपके PYQ बेस्ड ही हो रहे हैं, जिससे कि आप जान सकें कि आपका पेपर कैसा आता है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया। ठीक है, उनके अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? मतलब जो भी भावनाएं हैं, संवेग हैं, अभिप्रेरणा है, उसके बारे में जागरूक जो रहते हैं उनकी बुद्धि कौन सी हो जाएगी? आपको सोचना है कि कौन सी बुद्धि कर सकते हैं। तार्किक गणित तो होगी नहीं, ना ही भाषाई होगी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अंतःवैयक्तिक। अभिप्रेरित हो रहा है ना, तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 12वां है। क्या कह रहा है प्रश्न? जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं? विकास के मनोलैंगिक चरण और बड़े समाज में विषमता, परतंत्रता, बच्चों का विपरीत जेंडर अभिभावक के प्रति आकर्षण। तो क्या लगाएंगे? देखिए, जेंडर स्कीमा की बात की गई है। स्कीमा हमारे मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो जेंडर स्कीमा सिद्धांत जो है वो बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं इस पर व्याख्या करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए, आपके जो CDP में प्रश्न आते हैं कितने? 30 प्रश्न आते हैं CDP के सीटेट एग्जाम में।
तो हम लोग 15-15 करके अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे 2 पार्ट में। चलिए क्वेश्चन क्या है, अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। जो अध्यापिका है उसको क्या करना चाहिए, चलिए हम लोग सारे ऑप्शन अपने एक साथ ले आते हैं। देखिए क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को अध्यापिका से वैतनिक निजी शिक्षण लेने को कहना चाहिए, उसे बारंबार विद्यालय अवधि के दौरान अपने आप पढ़ने के लिए घर भेज देना चाहिए। किसी को घर क्यों भेज देंगे भाई, और निजी शिक्षण क्यों लेगा भाई बालक, निजी शिक्षण मतलब जैसे कि ट्यूशन वगैरह हो गया, ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही कही गई है। उसे विशिष्ट विद्यालय में दाखिले के लिए भेज देना चाहिए, ये भी गलत है। तो देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी अपने आंसर को चूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको आपकी जो समझ होती है उसके अनुसार आप अपने आंसर्स कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो NEP 2020 है उसके संदर्भ में आकलन जो है, आकलन के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए आकलन के बारे में बात की गई है, NEP 2020 योगात्मक आकलन के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। उसने योगात्मक आकलन की कोई बात ही नहीं करी है, ठीक है। फिर NEP 2020 मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों को वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करती है। नेक्स्ट क्या है आपका, NEP 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पत्राधान एवं भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया है। NEP 2020 की शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है कि वे विद्यार्थियों के ऐसे प्रगति पत्र बनाएं जिसमें उनकी अन्य विधियों से तुलना की जाए। देखिए तुलना की जाए ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर आगे के ऑप्शन हम यहाँ पे देख रहे थे कि आपको योगात्मक आकलन भी नहीं लगाना है, मानक परीक्षाएं भी नहीं लेना है, तो आपको ये ऑप्शन लगा देना है कि जो समग्र आकलन प्रस्तावित करे जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों को वो प्रयोग करें, ठीक है। तो आपका देखिए क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेट करके भी हो गया ना नेगेटिव टैग वर्ड से। तो हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय योजना समालोचनात्मक चिंतन में वृद्धि करती है। कौन सी योजना है, ब्लैक बोर्ड से शिक्षक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल कर लेना। क्या नकल करेगा भाई बालक तभी वो समालोचनात्मक चिंतन कर पाएगा, नहीं भाई, नकल करना जो है वो नेगेटिव है। मानस मंथन करना, पाठ्य पुस्तक से अनुच्छेदों को कई बार लिखना, कोई चीज़ कई बार लिखने से चिंतन नहीं होता। और प्रत्यक्ष निर्देश देना, क्या शिक्षिका के निर्देश से बच्चा चिंतन कर पाएगा, ये भी गलत हो गया। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हैं यदि आपको सही आंसर नहीं आ रहा है। मान लो आपको मानस मंथन नहीं पता है तो 3 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट ही हो गए ना। तो भाई कैसी लगी क्लास, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय पे मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।